हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ संसद के उच्च सदन राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। राज्यसभा और संसद के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड है लोकसभा और थर्ड है राष्ट्रपति। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, जबकि निम्न सदन लोकसभा होता है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। इससे पहले हमने राष्ट्रपति और संसद के संदर्भ में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के संदर्भ में। बात करूं मैं राज्यसभा के संदर्भ में तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जबकि संसद का निम्न सदन लोकसभा है। और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इस राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष या पदेन सभापति होते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जबकि संसद का निम्न सदन लोकसभा है और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इस राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में और ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 80, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन राज्यसभा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, 250, अर्थात राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें की 225 सदस्य राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा, अर्थात भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह एक स्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, शिक्षितों का सदन,
अस्थायी सदन और बड़ों का सदन भी कहते हैं। अर्थात संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और जिसे चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, शिक्षितों का सदन, अस्थायी सदन और बड़ों का सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के किस सदन को स्थायी सदन या परमानेंट हाउस कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। अर्थात संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को अस्थायी सदन या परमानेंट हाउस कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। अर्थात संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के सदस्य। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 1/3। अर्थात राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। और संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अर्थात राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के पहले सभापति एस राधाकृष्णन थे, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि राज्यसभा के पहले उप सभापति एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। और यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा के पहले उप सभापति एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। अर्थात राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आईएएस, पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न की राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी 12। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अनुसार ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य अर्थात लिटरेचर, कला अर्थात आर्ट, विज्ञान अर्थात साइंस और समाज सेवा अर्थात सोशल सर्विस में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अनुसार ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कि साहित्य अर्थात लिटरेचर, कला अर्थात आर्ट, विज्ञान अर्थात साइंस और समाज सेवा अर्थात सोशल सर्विस में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। अर्थात राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सभापति और उपसभापति राज्यसभा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में या आर्टिकल 89 में किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो आंसर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अर्थात राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। अर्थात राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। अर्थात संसद का उच्च सदन राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि किसी सदन के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। और राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो आंसर है ऑप्शन डी, 3 अप्रैल 1952। अर्थात राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, 13 मई 1952 को। अर्थात राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, जबकि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो आंसर है ऑप्शन सी, 2 अप्रैल 1954। अर्थात राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अर्थात राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की जनसंख्या। अर्थात राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अर्थात स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। अर्थात नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से
राज्यसभा के प्रस्ताव का विशेष महत्व है। और वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। फर्स्ट है IAS, सेकंड है IPS और थर्ड है IFS। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना जैसे अन्य अधिकार राज्यसभा को प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अर्थात राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना जैसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में किसका अधिकार प्रदान करता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिन। अर्थात राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति को 14 दिनों तक रोक सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है और यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को न स्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। इस प्रकार राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि। तो आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। अर्थात केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव को पारित कर दे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो आंसर है ऑप्शन डी, BS रमा देवी। अर्थात राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी जी थी। फ्रेंड, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। तो आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। अर्थात राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, उपसभापति। अर्थात राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति महोदय करते हैं और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अर्थात राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व
राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आंसर है वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो अर्थात वह सरकारी सेवा में न हो, और पागल व दिवालिया न हो अर्थात उपरोक्त सभी। अर्थात राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो अर्थात सरकारी सेवा में न हो, और पागल व दिवालिया न हो। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? आंसर है इंदिरा गांधी जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी और HD देवगौड़ा जी। अर्थात उपरोक्त सभी। अर्थात प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कपूर को। अर्थात सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, नरगिस दत्त। और नरगिस दत्त राज्यसभा के नामांकित प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। और नरगिस दत्त फिल्म अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी थी और फिल्म अभिनेता संजय दत्त की मां थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न SSC के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती रुक्मणी अरुणडेल। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला श्रीमती रुक्मणी अरुणडेल थी और इनका कार्यकाल वर्ष 1952 से वर्ष 1962 तक था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 अर्थात आर्टिकल 249। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 या आर्टिकल 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, और राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अर्थात राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। अर्थात राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न IAS और छत्तीसगढ़ PCS और SSC के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। और वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष। अर्थात राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है।
और प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, अर्थात भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहता से संबंधित है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में 31 प्रतिनिधि हैं और बिहार के राज्यसभा में 16 प्रतिनिधि हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यसभा में 11-11 प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो है पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, अर्थात राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक है और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो आंसर है ऑप्शन ए 1/10, अर्थात संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। बात करूं मैं गणपूर्ति या कोरम शब्द के संदर्भ में, तो गणपूर्ति या कोरम का तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने हेतु उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम सदस्यों की संख्या से होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए 25, अर्थात राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 है और संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, इसलिए 250 का 1/10 भाग 25 है, इसलिए राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो है आईएएस, पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों का मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अंतर्गत, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों का मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 या आर्टिकल 80 के पार्ट 3 के अंतर्गत आता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अनुसार ये सदस्य होते हैं जिन्हें की साहित्य अर्थात लिटरेचर, कला अर्थात आर्ट, विज्ञान अर्थात साइंस और समाज सेवा अर्थात सोशल सर्विस में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। एक बार पुनः रिकॉल करते कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अनुसार ये सदस्य होते हैं जिन्हें की साहित्य अर्थात लिटरेचर, कला अर्थात आर्ट, विज्ञान अर्थात साइंस और समाज सेवा अर्थात सोशल सर्विस में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है
अर्थात भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं राज्यसभा सदस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें कि 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, 225 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में हैं और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ राज्यों में राज्यसभा की सीटों के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा सीटें, कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में राज्यसभा की 11-11 सीटें, राजस्थान और उड़ीसा राज्य में राज्यसभा की 10-10 सीटें हैं और केरल में राज्यसभा की 9 सीटें, पंजाब और तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें, झारखंड राज्य में राज्यसभा की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की 3 सीटें और गोवा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य में एक राज्यसभा की सीट है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा की 31 सीट है, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की 19 सीट है, तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा की 18 सीट है, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यसभा की 16-16 सीटें, कर्नाटक राज्य में राज्यसभा की 12 सीटें, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में राज्यसभा की 11-11 सीटें हैं, राजस्थान और उड़ीसा राज्य में राज्यसभा की 10-10 सीटें और केरल में 9 सीटें, पंजाब और तेलंगाना राज्य में राज्यसभा की 7-7 सीटें, झारखंड राज्य में राज्यसभा की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्य में राज्यसभा की 5-5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की 3-3 सीटें हैं और गोवा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य में राज्यसभा की 1-1 सीट है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के संदर्भ में, तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट है, दिल्ली केंद्र शासित या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीट है और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीट हैं, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं है, अर्थात पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही राज्यसभा की सीट हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और अभ्यास प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।